अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फ्लास्क की वेब एप्लीकेशन को फ्री में होस्ट कर सकते हैं पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम पे। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी डेवलपमेंट में बनाई हुई एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस को भी पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम में फ्री पे होस्ट कर सकते हैं। तो इस वेब ऐप को डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले तो आपने कोई ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र में आपने सर्च करना है पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक आएगा पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम का, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपने प्राइस एंड साइन अप के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाते हैं, लेकिन जो इनका बिगिनर प्लान है वो बिल्कुल फ्री है। उसमें ये है कि आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स को और अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। और सिर्फ आप फ्लास्क के ही नहीं, आप इसमें जेंगो के और वेब टू पाई और डिफरेंट जो पाइथन के वेब ऐप्स हैं उनको आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे मैं क्रिएट अ बिगिनर अकाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स को जो है एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स को ऐड कर दिया इस फॉर्म में और अब मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है इसका डैशबोर्ड स्टार्ट हो गया। अभी के लिए मैं एंड टूवर कर दूंगा, लेकिन अगर आप इसका टूर लेना चाहें तो आप इस पे नेक्स्ट के थ्रू जो है इसका टूर ले सकते हैं। मैं भी इसको एंड टूवर कर दूंगा और यहाँ आपको बता दूंगा कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है। ये आपका जो है यूजर डैशबोर्ड है पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम का। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कंसोल की ऑप्शन मिलती है। कंसोल में यहाँ गौर करने की बात यह है कि आपको एट अ टाइम दो कंसोल मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप दो बैश कंसोल यूज़ कर लें, या आप दो पाइथन कंसोल यूज़ कर लें, या आप दो माई एसक्यूएल कंसोल यूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही दो यूज़ करें, बट जो मैक्सिमम लिमिट है एक फ्री अकाउंट में वो दो कंसोल्स की है। तो आपने कंसोल को जब भी एक्टिव करना है तो आपने उसको जो है एग्जिट भी करना है जब आपका काम हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे आपको फाइल्स की ऑप्शन मिल जाती है। जो जो आपके प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे नोटबुक्स की ऑप्शन जो है वो डिसेबल्ड है क्योंकि फ्री अकाउंट में आपको ये फीचर नहीं मिलता। और यहाँ पे वेब ऐप्स, जहाँ पे आप अपनी जो पाइथन की वेब ऐप्स हैं उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर आपको जो है सीपीयू यूजेज नज़र आ रही होगी। और सीपीयू यूजेज जो है आपने इसका ज़रा ध्यान रखना है कि ये फुल 100% पे ना जाए, क्योंकि जब ये 100% पे चली जाती है तो आपका जो डिप्लॉयड प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय रहता है, वो अवेलेबल रहता है, लेकिन उसके जो लोडिंग टाइम्स हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है। स्टोरेज यहाँ पे 512 MB की मिल रही है, जो आई थिंक फेयर इनफ है, क्योंकि हमारा जो फ्लास्क का प्रोजेक्ट है वो कोई इतना बड़ा नहीं बना। वो भी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई लेस देन 5 MB होगा, इंक्लूडिंग डेटाबेस। और यहाँ आपने सबसे पहले करना ये है कि वेब ऐप्स में आ जाना है। और यहाँ पे अभी तो शो कर रहा है कि यू हैव नो वेब ऐप्स। और इससे पहले मैं वेब ऐप डिप्लॉय करूँ, यहाँ पे मुझे एक वार्निंग मिल रही है ईमेल कंफर्मेशन की, तो मैं अपना ईमेल जो है वो कंफर्म कर दूंगा। और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके अपना जो ईमेल है उसे कंफर्म कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो ईमेल है वो वेरीफाई हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और अब आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या करना है। यहाँ जैसे ही आप वेब ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी ऐड अ न्यू वेब ऐप। आपने इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो डोमेन है वो ये होगी, जो भी आपका यूजर नेम उसके बाद डॉट पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम। ये आपके प्रोजेक्ट की डोमेन होगी, जिस डोमेन पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो लाइव होगा। इस डोमेन को जब आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ या अपने कोलीग्स वगैरह के साथ, तो वो आपके प्रोजेक्ट को इस डोमेन से देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो है इसे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किस तरह से करना है वो भी मैं आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। अभी के लिए आपने इस डोमेन को जो है नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गई कि कौन सा पाइथन वेब फ्रेमवर्क आपने यूज़ किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में। तो चूंकि इस सीरीज़ में मैंने आपको फ्लास्क यूज़ करना सिखाया है, तो मैं यहाँ पे सिंपली फ्लास्क की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपके पास पाइथन का वर्जन आ जाता है। अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.12 चल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आपको 3.10 मिल रहा है, तो आपने इसको 3.10 पे सिलेक्ट कर देना है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे 3.12 जो है वो आ गया हो, लेकिन अभी जो है इसमें 3.10 ही अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे 3.10 को सिलेक्ट कर लूँगा और ये मुझे बता रहा है कि किस डायरेक्टरी में ये मेरे इस प्रोजेक्ट को रखेगा।
तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि डायरेक्टरीज आपकी कहाँ होती हैं, किस तरह से आपने इनको मैनेज करना है। तो अभी के लिए जो है मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने जो मेरा फ्लास्क का प्रोजेक्ट है उसे होस्ट करना शुरू कर दिया इस लिंक पे। लेकिन अभी अगर मैं आपको ये लिंक ओपन करके दिखाऊं तो देखें कि एक हेलो फ्रॉम फ्लास्क की जो है सिंपल सी एक वेब ऐप इस पे चल रही है। लेकिन हम लोगों ने कौन सी वेब ऐप चलानी है, हम लोगों ने वो वेब ऐप चलानी है जो हम लोगों ने यहाँ इस कोर्स में बनाना सीखी है। तो इसको आपने किस तरह डिप्लॉय करना है, बहुत सिंपल है। आपने सिंपली सबसे पहले तो आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाना है आपने। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो फाइल्स का टैब नजर आ रहा है, आपने फाइल्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जरा आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। ये जो आपका पाथ है होम और आगे आपका यूजर नेम, ये आपका डिफॉल्ट पाथ है। इस ही पाथ पे आपके जो है प्रोजेक्ट्स को रखा जाता है। ये एक पाथ है, यानी एक फोल्डर, और इस फोल्डर में मजीद कुछ फाइल्स और फोल्डर्स हैं। ये करता क्या है कि डायरेक्टरीज को इधर रखता है, जो फोल्डर्स हैं आपके, जो आपकी फाइल्स हैं उनको इधर रखता है, ताकि आप इजीली क्लासिफिकेशन कर सकें। तो आपने ये नहीं समझना कि ये जो है ये भी डायरेक्टरी है, ये कोई अलग डायरेक्टरी है इससे हटके। नहीं, ये पेरेंट डायरेक्टरी है, ये चाइल्ड डायरेक्टरीज हैं, और ये चाइल्ड फाइल्स हैं। यानी ये जो चीज़ें ना, ये चीज़ें और ये चीज़ें, ये इसके अंदर रिजाइड कर रही हैं। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। और जो इसने पाथ आपको दिखाया था, जो भी मैंने इसकी वेब ऐप सेट की है, उसका पाथ कुछ इस तरह से था कि होम, यूजर नेम, माई साइट, और ये वो ऐप है जो यहाँ पे रन हो रही है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना है। प्रोजेक्ट को अपलोड करने के लिए हम लोग इसमें, असल में मसला ये है कि एक एक फाइल जो है अपलोड करनी पड़ती है। तो बजाय हम एक एक फाइल अपलोड करें, हम अपने प्रोजेक्ट की एक जिप फाइल बना लेंगे और उस जिप फाइल को यहाँ पे अपलोड करके उसे अनजिप कर लेंगे, ताकि हमारे लिए ईजी हो फाइल मैनेजमेंट करना। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि अपने लाइब्रेरीज वाले फोल्डर को ओपन करूँगा जहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैं सारा कुछ सेलेक्ट करूँगा, और राइट क्लिक से यहाँ पे मैं इसको कंप्रेस जिप फाइल कर दूंगा। और अभी इसने स्टैटिक नाम रख दिया, मैं इसका नाम रख दूंगा ब्लॉग। और ये जो जिप फाइल अभी मैंने बनाई है, इस जिप फाइल के अंदर मेरी ये सारी जो है फाइल्स हैं, वेब फॉर्म्स, ऐप, टेम्पलेट, स्टैटिक, पाई कैश, ये सारी जो है इस ब्लॉग वाली जिप फाइल में। अगर खोल के भी आपको दिखाऊं तो देखें सेम वो फाइल्स हैं। तो कितना इजी हो जाएगा कि मैं आराम से इसी फाइल को अपलोड करूं और इसको जो है वहाँ अनजिप कर लूँ। तो यही करेंगे। यहाँ पे मैं अपलोड अ फाइल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस जिप फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा जो भी मैंने बनाई है, इन सारे फोल्डर्स और इन दो फाइल्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, तो यहाँ पे ये जो जिप फाइल है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉग डॉट जिप जो है वो अपलोड होगी है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास ना कोई विनरार है ना विनजिप है जिसके थ्रू हम सिंपली राइट क्लिक करें और इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रही है ओपन बैश कंसोल हेयर, यहाँ करके। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो ये वाली जो डायरेक्टरी है आपकी, इसमें एक बैश कंसोल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैश कंसोल आ गया है, और यहाँ पे मैं सिंपल एक टाइप करूँगा कमांड अनजिप, और यहाँ पे लिख दूंगा उस फाइल का नाम जिसको मैंने अनजिप करना है। तो मेरे केस में फाइल का नाम है ब्लॉग डॉट जिप। तो मैं इसको जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जो फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो इसने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब उस माई साइट वाले फोल्डर में हमारे पास ये सारी फाइल्स और ये सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। और आपको मैंने एक और बात कही थी कि जब भी आपने टर्मिनल को यूज़ कर लेना है, आपने उसको एग्जिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूंगा, और अब मैं एक दफ़ा देखूंगा कि ये फाइल्स सही तरह से आ गई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल्स में आ गया, और यहाँ पे माई साइट में जाने के बाद उसके बाद यहाँ, हाँ, फाइल सारी आ गई। मेरी ऐप डॉट पाई भी आ गई, वेब फॉर्म्स भी आ गए, और टेम्पलेट स्टैटिक भी मेरे पास अवेलेबल है। अब इस तरह से है कि हम इसको एकदम से डिप्लॉय नहीं कर सकते। इसको डिप्लॉय करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को कन्फिगर करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ओरिजिनल ये फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें
इंस्टॉल करके यूज़ की थी, जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इंटरप्रेटर में नहीं मिलती। जैसे सीके एडिटर हो गया, जैसे कि हमारे पास ये पाई माई सीक्वल वगैरह, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पाइथन इंटरप्रेटर में नहीं होती, तो आपको इनको सेट करना पड़ेगा। तो इनको सेट करना बहुत ईज़ी है। सेट आपने किस तरह से करना है कि यहाँ पे आपने आ जाना है, दोबारा से ओपन बैश कंसोल हेयर करना है, और जैसे आपका बैश कंसोल आ जाए आपने लिखना है पिप इंस्टॉल, और जो जो आपके पैकेजेस आपने मैन्युअली इंस्टॉल किए थे वो आपने लिखते जाने हैं। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और आपका जो काम है वो हो जाएगा, अगर आप शुरू से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पाई माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद माई एसक्यूएल, उसके बाद फ्लास्क WTF, उसके बाद फ्लास्क लॉगिन को यूज़ किया था, और उसके अलावा मैंने यूज़ किया था फ्लास्क सीके एडिटर। और मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ इस फाइल में कि क्या क्या हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। फ्लास्क सीक्वल अल्केमी माई एसक्यूएल, और हमारे पास आ गया अम, और हाँ, सीक्वल अल्केमी को भी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एसक्यूएल अल्केमी, और फिर मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो जो जो मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हुए पैकेजेस है पाइथन के, उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर इंस्टॉलेशन इसमें हुई तो ये कह देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जो कि कुछ पैकेजेस के लिए इसने कहा है। तो यहाँ पे इसने इंस्टॉलेशन जो है वो कर दी है, जो पैकेजेस नहीं हुए हुए थे, और अब मैं इसको जो है सेफली एग्जिट कर सकता हूँ। ओके, एग्जिट कर लिया। यहाँ पे 3 बार्स पे क्लिक किया और मैं वापस से डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ ऑल वेब एप्स पे आपने आ जाना है, और यहाँ पे आपको जो है आपकी वेब ऐप शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आपको WSGI कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी, तो आपने इस फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लाइन नंबर 16 में आपको लिखा नजर आएगा फ्लास्क ऐप। ये असल में ये वाली ऐप है, ये हेलो फ्रॉम फ्लास्क। तो आपने इसको बस चेंज करके ऐप कर देना है। इसको आपने करना है सेव कंट्रोल एस से, या आप इस फ्लॉपी डिस्क वाले आइकन से भी सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद वापस से आपने आ जाना है यहाँ वेब में, और यहाँ आके आपने कर लेना है रीलोड। जो भी आपका यूजर नेम हुआ या जो भी आपकी डोमेन आपको वहां पे नजर आ रही है, आपने इसको करना है बस रीलोड। ओके, रीलोड करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्लास्क की वेबसाइट है वो लोड तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर। अब ये सर्वर एरर क्यों आ रहा है? ये सर्वर एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे होम पेज पे मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में सिखाया था कि आपने किस तरह से पोस्ट को डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करके होम पेज पे शो करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे बैकएंड को हमारी डेटाबेस नहीं मिल रही है। डेटाबेस चूंकि हम लोगों ने लोकल इन्वायरमेंट में सेटअप की हुई थी, तो लोकल इन्वायरमेंट वाली डेटाबेस तो अभी मेरे कंप्यूटर पे है, वो इस पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम के सर्वर पे नहीं है, तो उसको वो डेटाबेस नहीं मिल रही। अगर मैं आपको इसके किसी और पेज पे दिखाऊं, जैसे ये जॉइनर्स का पेज है, तो देखिए ये सही तरह से लोड हो गया, क्योंकि इसमें डेटाबेस पे भी कुछ सेंड हो नहीं रहा। वैसे अगर मैं यूजर रजिस्टर करूंगा तब भी इसने जो है एरर देना है, क्योंकि तब जो है एक डेटाबेस फंक्शन जो है वो चल रहा होगा। तो डेटाबेस से रिलेटेड अभी हम इस पर कोई काम नहीं कर सकते। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे भी आ जाऊँ तब भी ये लोड हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लॉग में जाऊँ जिसमें हम लोग डेटाबेस का कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या डाटा उस पर सेव कर रहे हैं, वो काम हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने डाटाबेस को सेट ही नहीं किया। तो डेटाबेस को सेट करना बहुत ईजी है पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम में। आपने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ आपको डेटाबेसेस के लिए अलग एक ऑप्शन मिलती है। ये सबसे मज़े की चीज़ है जो मुझे पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम की लगती है, कि यहाँ पे आप पोस्टग्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप माई एसक्यूएल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटाबेसेस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको मिल जाती है दो ऑप्शंस। पहली ऑप्शन आपको मिलती है माई एसक्यूएल की, और दूसरी मिलती है पोस्टग्रे की। अब अगर आप माई एसक्यूएल यूज़ करें, चूँकि मैंने आपको इस पूरी सीरीज़ में माई एसक्यूएल यूज़ कराई है, तो आप माई एसक्यूएल को ही सिलेक्ट रहने दें। लेकिन अगर
आपने पोस्टग्रेज यूज़ करनी है तो आप पोस्टग्रेज को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो पासवर्ड टाइप कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी जो माई SQL डेटाबेस है वो कॉन्फ़िगर कर दी है इसने, और यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस की सेटिंग्स हैं, जो होस्ट है डेटाबेस का, जो यूज़र है वो आ रहा है, और डेटाबेस का नाम भी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन इससे पहले कि हम ये वाली डेटाबेस सेट करें, मैं आपको बता दूं कि आपके पास अब दो ऑप्शन हैं डेटाबेस से रिलेटेड। पहली ऑप्शन ये है कि जो हम लोगों ने जैम्प सर्वर को यूज़ करके इस पूरे प्रोजेक्ट में एक डेटाबेस बनाई थी, वही डेटाबेस हम एज इट इज़ इसमें यूज़ कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम मैनुअली बिल्कुल स्क्रैच से काम स्टार्ट करें, और माई एसक्यूएल में जो है इसके टर्मिनल में जाके सारा जो टेबल्स वगैरह बनाएं। तो बजाय हम दूसरी ऑप्शन को यूज़ करें, हम पहली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। हमने जो जैम्प में PHP माई एडमिन के थ्रू एक डेटाबेस बनाई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आवर डेवलपमेंट, वही वाली डेटाबेस हम यूज़ कर लेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो उसको यूज़ करना बहुत ईजी है। आपने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले तो जैम्प सर्वर को ऑन कर लेना है। जैम्प में अपाचे माई एसक्यूएल, या फिर अगर आप कोई और माई एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आपने उस रिस्पेक्टिव सर्वर को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। लेकिन अगर आप कोई और यूज़ करें तो उसमें आपको होगा लोकल होस्ट कोलन 3306, इस तरह का कुछ आपका जो पोर्ट आ जाएगा। बट देख लीजिएगा कि आपका कौन सा जो है सर्वर है। मेरा चूंकि जैम्प है तो मैं इसको एंटर कर दूंगा, और यहाँ पे मैं PHP माई एडमिन में आ गया हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो मैंने डेटाबेस यूज़ की थी वो थी फ्लास्क ब्लॉग की। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास टेबल्स आ गए, कॉन्टैक्ट, पोस्ट और यूज़र्स। अच्छा, यहाँ पे ऊपर वाले अगर आप रिबन पे देखें तो आपको एक्सपोर्ट की ऑप्शन मिल रही है। आपने एक्सपोर्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने SQL को सिलेक्ट रहने देना है, और यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपकी डेटाबेस है उसकी एक डंप फाइल, इसे डंप फाइल कहते हैं, जो आपकी ये एक्सपोर्ट फाइल होती है डेटाबेस की, वो SQL फॉर्मेट में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ वापस अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, और डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे अपने फाइल्स में आ जाना है। अब ज़रा आपने गौर करना है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। फाइल्स में आपकी जो डायरेक्टरी वो इसी तरह होनी चाहिए, होम और आगे आपका यूज़र नेम। आपने करंटली इसी डायरेक्टरी में रहना है, और यहाँ पे अपनी जो डंप SQL फाइल है उसको अपलोड करना है। उसके लिए सिंपली अपलोड अ फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ पे भी आपकी ये फाइल रिजाइड कर रही है आपने वहाँ पे इसको जो है लोकेट करके अपलोड कर देना। तो मेरी चूंकि डाउनलोड्स फोल्डर में, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा, और यहाँ पे डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। ओके, तो मेरा जो यहाँ पे डंप SQL फाइल है वो अपलोड हो गया है। और आपने भी इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि यहीं पे आके आपकी जो ये डंप फाइल है वो अपलोड हो। और इसको अपलोड करने के बाद आपने आ जाना है डेटाबेसेस में, और यहाँ पे आपने करना है ये कि ये जो आपको डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, आपने इस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने एक माई SQL शेल ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो माई SQL शेल है वो लोड हो गया है। और यहाँ पे आपने एक सिंपल सी माई SQL कमांड लिखनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो लिखना है कैपिटल में सेट, उसके बाद आपने लिखना है स्मॉल लेटर्स में ऑटो कमिट, और फिर आपने इसको इक्वल कर देना है 0 के। उसके बाद सेमी कॉलन लगाने के बाद आपने लिखना है सोर्स, और यहाँ पे आपने लिख देना है उस फाइल का नाम जो भी आपने dump.sql के तौर पे अपलोड की है। तो मेरे केस में यहाँ पे जो डंप फाइल का नाम है वो है फ्लास्क ब्लॉग स्पेस ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर 2। ये मेरे केस में मैं आपको फाइल का नाम बता रहा हूँ, लेकिन जो आपके केस में फाइल का नाम हुआ वो आपने लिखना है, और उसके साथ .sql लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन, और यहाँ पे आपने कैप्स में लिख देना है कमिट, और फिर एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो यहाँ इस कमांड की वजह से मेरी जो डेटाबेस है, जो कि मैंने डेवलपमेंट के दौरान बनाई थी अपने PHP माई एडमिन में, वो यहाँ पे इस सर्वर की डेटाबेस में कम्प्लीटली कॉपी हो गई है।
दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको इसके टेबल्स भी शो कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा शो टेबल्स। तो यहाँ पे देखने कॉन्टैक्ट पोस्ट यूजर्स, ये तीनों जो है इस डेटाबेस में मेरे पास आ गए हैं। तो अब मुझे करना सिर्फ ये है कि अपने ब्लॉग के बैकएंड में इस डेटाबेस को यूज़ कर लेना है। तो इस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं कंसोल को एग्जिट करूँगा और यहाँ पे जो थ्री बार्स हैं उन पे क्लिक करके मैं आ जाऊँगा अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अपनी फाइल्स में, और मैं एक और काम करूँगा कि जो डेटाबेस वाला टैब है इसको न्यू टैब में ओपन कर लूँगा, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इसके थ्रू जो है अपनी यूआरआई बनानी है। तो यूआरआई मैं आपको भी बता दूंगा कि किस तरह से आपने बनानी है। और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट वाले फोल्डर में आ गया और app.py को ओपन कर लूँगा। और यहाँ पे मेरी जो बैकएंड की फाइल है वो ओपन हो गई है। और यहाँ पे ये वाली जो डेटाबेस यूआरआई है मैंने इसको चेंज करना है। इसको चेंज किस तरह से करना है, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आएगा। तो यूज़र नेम मेरा ऊपर लिखा हुआ है उस्मान शाहिद, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा उस्मान शाहिद 027। ये मेरा यूज़र नेम आ गया। मैंने यहाँ से इसको देखा है, तो आपका भी यूज़र नेम यहाँ पे आ रहा होगा। और उसके बाद कॉलन, और फिर आपने पासवर्ड यहाँ पे लिखना है जो आपने अपनी डेटाबेस को इनिशियलाइज करते वक्त सेट किया था। तो वो पासवर्ड आप इसमें देख नहीं सकते, मतलब मैं डैशबोर्ड की बात करूँ यहाँ पे आप देख नहीं सकते। वैसे मैं यहाँ पे आपको जो है वो टाइप करके दिखा देता हूँ। जो मेरा पासवर्ड था वो था यूज़र पास WD123। तो ये मेरी डेटाबेस का पासवर्ड हो गया। एट लोकल होस्ट नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये चीज़, ये जो होस्ट एड्रेस है आपका, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है ऐड के बाद। ये आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने जो आपकी डेटाबेस का नाम है, जो आपकी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है वो यही होती है। तो आपने एग्जैक्ट यही नाम जो है उसको यूज़ कर लेना है। तो मैं कोशिश करूँ कि इसको कॉपी कर लूँ। हाँ सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ से कॉपी किया और यहाँ फ्लास्क ब्लॉग के बजाय इसे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे ओके, इसको मैं सेव कर दूंगा। और अब ये जो हमारी बैकएंड की फाइल है ये बहुत इजीली इस डेटाबेस को यूज़ कर सकती है, जो भी हम लोगों ने यहाँ pythonanywhere.com पे बनाई है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करने के बाद आ जाऊँगा अपने डैशबोर्ड में, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा वेब एप्स में, और एक दफ़ा रीलोड कर लूँगा अपनी इस वेब ऐप को। ओके, रीलोड होगी मेरी वेब ऐप। और इससे पहले मैं आपको वेब ऐप दिखाऊं, मैं आपको इनका एक फ़ीचर बताता हूँ कि यहाँ पे आपको HTTPS भी मिलता है। और ये चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती। वैसे अगर आप कोई अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हो फ्री में, तो ये आपको HTTPS नहीं प्रोवाइड करते। तो ये अच्छी बात है pythonanywhere.com की कि ये आपको HTTPS प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, बट वो आप पे, आप अगर करना चाहे तो कर लें। वैसे अच्छी चीज़ होती है HTTPS, आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर रहती है। और उसके अलावा पासवर्ड प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे जो है मिलती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मज़े का इनका ये शेल है, और काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट में आऊँगा, इसको जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखें वही सारे ब्लॉग्स जो हम लोगों ने डेवलपमेंट के दौरान बनाए थे वो अब यहाँ मेरी वेबसाइट पे लाइव आ गए हैं इस लिंक पे। और यहाँ देखें पहले होम पेज पे एक इंटरनल 500 एरर आ रहा था, जो कि अब जो है ठीक हो गया, और यहाँ पे मुझे पोस्ट वगैरह नज़र आ रही हैं। अब मैं यहाँ पे अगर लॉग इन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसी आईडी से लॉगिन किया और उसी पासवर्ड से लॉगिन किया है जो कि मैंने उस वक्त सेट किया था जब मैं इस सारे वेब ऐप की डेवलपमेंट कर रहा था इस कोर्स में। तो यहाँ पे जो डेटाबेस है वो यही वाली यूज़ हुई है, लेकिन इसको हम लोगों ने कॉपी करके यहाँ pythonanywhere.com पे लेके आए, और इधर जो है हम लोगों ने इसको यूज़ किया। तो बहुत ईजी कर देता है ये आपके लिए इस सारे प्रोसेस को। और यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया। मैं असल में चेक करना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें इसमें सही आई हैं कि नहीं। तो मैं पहले तो डैशबोर्ड देख लूंगा कि डैशबोर्ड में सब ठीक चल रहा है। हाँ, डैशबोर्ड में सब ठीक है और पेजिनेशन भी सही तरह अप्लाई हो रही है। अब आ जाते हैं एडमिन पैनल पे। यहाँ आगे कॉन्टैक्ट क्वेरीज, और कॉन्टैक्ट क्वेरीज भी ठीक चल रही हैं। यहाँ पे पेजिनेशन भी ठीक है।
दोबारा से मैं डैशबोर्ड में जाके एडमिन पैनल में आके और यहाँ पे पोस्ट इन्फो में आ जाते हैं। ये भी ठीक। उसके अलावा हमारे पास रह गया यूज़र इन्फो, तो यूज़र इन्फो को भी देख लेते हैं। हाँ, यूज़र इन्फो भी जो है लोड हो गया और इसमें पेजिनेशन जो है वो चल रही है, ठीक है। और उसके अलावा ब्लॉग्स हमारे पास लोड हो रहे हैं। हाँ, लोड हो रहे हैं हमारे पास ब्लॉग्स। उसके अलावा कैटेगरी, हाँ कैटेगरीज भी लोड हो रही हैं। ओ एक एरर आ गया, कोई बात नहीं भी, ये सेट हो जाता है। ये मुझे समझ आ गई कि क्यों आ रहा है। असल में यहाँ पे हम लोगों ने करना सिर्फ इतना है, बस एक वर्ड ऐड करना है डॉट के बाद, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप अपने फाइल्स वाले टैब में आ जाएं और यहाँ पे माई साइट में आ जाएं। और ये बेसिकली जिंजा में एरर है, ये हमारे बैकएंड में एरर नहीं है। तो हमने करना क्या है कि टेम्पलेट्स में जाना है और यहाँ पे कैटेगरी व्यू डॉट एच टी एम एल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये वाला लिंक जो है, मतलब इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कैटेगरी व्यू डॉट एच टी एम एल पे ही इसे जाना चाहिए। तो ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके पता चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप में एरर आ रहा है। यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट में तो हम लोगों ने पोस्ट कर दिया था और वो पोस्ट चल रहा था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे हमें पोस्ट डॉट आइटम्स करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये क्यों करना पड़ता है, बट पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम में समटाइम्स ये WSJ फाइल की वजह से थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं जैसे डॉट आइटम्स करूँगा तो आई होप कि ये एरर चला जाएगा। बट उससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ कि अपनी वेब ऐप को रीलोड कर लेता हूँ ताकि कोई चांस ही ना रहे। तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ और रीलोड करने के बाद मैं दोबारा से इस पेज पे आके इसे रिफ्रेश करता हूँ। और अब मैं अगर किसी कैटेगरी पे जाऊँ तो ठीक है, अब मुझे पोस्ट व्यू हो रही है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों एरर आया इस तरह का, बट एनीवेज हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपने अपनी फ्लास्क की वेब ऐप को, या कोई भी आपकी वेब ऐप है, चाहे वो जेंगो की है या वेब टू पाई की है, उसको आपने इस तरह से फ्री में जो है पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम पे डिप्लॉय करना है अलॉन्ग विद द डेटाबेस दैट यू हैव यूज्ड इन योर डेवलपमेंट। तो काफ़ी अच्छा ये टूल है। और इससे पहले मैं यूज़ करता था heroku.com, लेकिन उन्होंने ये किया है कि अब उस पर आप फ्री में अपनी ऐप्स नहीं डिप्लॉय कर सकते। तो हिरोकू ये था कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब ना गिटहब पे जाके पहले प्रोजेक्ट को अपलोड करना है, और मतलब थोड़ा सा ना वो बिगिनर पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी और बहुत अच्छा टूल है ये। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक बेस्ट बिफोर डेट दे देते हैं ये आपके प्रोजेक्ट की। तो अगर आप यहाँ पे इसको अगले 3 महीने के लिए चलाना चाहें, आप यहाँ पे आके इसको फ्री में इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये टूल है। इसको आप सिर्फ फ्लास्क के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी बाकी वेब एप्लीकेशंस के लिए भी ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ जो हमारा फ्लास्क का कोर्स है वो कंक्लूड होता है यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस कोर्स से, और आप लोगों की जो सजेशंस होंगी इस कोर्स से रिलेटेड वो जो है मैं उनका इंतज़ार करूँगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये कोर्स, आप लोगों को मज़ीद जो है क्या सीखना है मेरे से। तो इसके बाद ये है कि आप फ्लास्क सीखने के बाद बहुत इजीली जेंगो पे जा सकते हैं। जेंगो बेसिकली एक काफ़ी एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है। जेंगो में आपको काफ़ी प्रिविलेजेस मिलती हैं एज अ डेवलपर, जैसे कि आप अपना जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम वो आपको बिल्ट इन मिल जाता है, आपको यूज़र डैशबोर्ड बिल्ट इन मिल जाता है। और जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगती है ना जेंगो में, वो ये कि आप ऐप्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी ऐप्स जो है विद इन योर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो वो एक बहुत ही मतलब अलग चीज़ है जेंगो की। उसके अलावा जो उसका एमवीटी आर्किटेक्चर है मॉडल व्यू टेम्पलेट का, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप फ्लास्क सीखने के बाद जेंगो को सीखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जेंगो में बहुत ईजी लगेंगी, जैसे टेम्पलेट इनहेरिटेंस, जैसे कि ORM, जैसे कि आपके फंक्शन बेस्ड व्यूज़, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों ने सारा फंक्शंस पे काम किया है। तो फंक्शन बेस्ड व्यू जो है जेंगो के, वो तकरीबन इसी तरह के होते हैं। और फ्लास्क की सीरीज़ में मैंने कोशिश ये की कि जो क्या कहते हैं नॉलेज है उसे टू द पॉइंट रखूँ, कंसाइज रखूँ, और इस तरह से आपको डिलीवर करूँ कि आप जो है इससे मैक्सिमम गेन हासिल करें। तो इसी के साथ मैं इस कोर्स को कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मज़ीद भी पाइथन के कोर्सेज़ जो हैं इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जो है जेंगो का कोर्स भी बहुत जल्द अवेलेबल होगा। तो इस तरह से आपने अपनी फ्लास्क की वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है अपने
pythonanywhere.com के इन्वायरमेंट में। और उसके बाद जो है आपकी ये वेब एप्लीकेशन जो है, इसका आप लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, अपने कोलीग्स में शेयर कर सकते हैं, और वो इस तरह से आके आपकी इस वेब एप्लीकेशन को देख सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है वो फ्री का है, कोई आपको इसमें पैसे वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि ये फ्री है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन, ये फ्लास्क का कोर्स आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।